द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। उदाहरण नंबर 18 से शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होता है। उसी से संबंधित उसी टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बड़े क्वेश्चन में हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट समझने के उद्देश्य से उदाहरण नंबर 18 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 18 में ABC 5:3:2 में लाभार्थियों का विभाजन करने वाले साझेदार 4 लाख अंकित मूल्य का संयुक्त जीवन बीमा पत्र लिया, यानी कि जो उनकी पॉलिसी है उसकी वैल्यू 4 लाख की है जो उन्होंने ले रखी है साझेदारों के जीवन बीमा के लिए संयुक्त रूप से। 31 दिसंबर 2014 को उसका समर्पण मूल्य 40,000 था। ये समर्पण मूल्य क्या होता है समझ लीजिए कि अगर 31 दिसंबर 2014 को ये पॉलिसी हैंडओवर करके कंपनी से पैसा वापस मांगा जाए तो केवल 40,000 रुपये मिलेंगे जब आप पॉलिसी हैंडओवर करते हैं। लेकिन अगर इसी डेट पे किसी पार्टनर की डेथ हो जाए जिस खतरे के लिए आपने जीवन बीमा कराया है तो 4 लाख मिलेंगे पूरे। लेकिन अगर डेथ नहीं हुई है और आप उसे एनकैश कराना चाहें, मीन्स आप चाहते हैं कि ये पॉलिसी ख़त्म हो जाए और जो भी पैसा आपने जमा किया है आपको उसका मूल्य मिल जाए, तो आपको केवल 40,000 मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड एज सरेंडर वैल्यू। क्या बोलते हैं? सरेंडर वैल्यू। तो खैर, सरेंडर वैल्यू 40,000 है और पॉलिसी वैल्यू 4 लाख। अब आप ध्यान से देख लीजिए कि दायित्व कितने हैं। दायित्व में लेनदार हैं 53,000 के, अदत्तव्य हैं, संचित है। ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का क्या करते थे अगर आपको याद है? इनको आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ओल्ड रेशियो में बांट देते थे। तो आप संचित के साथ भी वही करेंगे। 30,000 की संचित 5:3:2 के अनुपात में बांटी जाएगी साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट साइड में। खैर, इधर आप देखें ये पूंजी खाते तो हैं ही, देनदार हैं कुछ के, बैंक में शेष रहती है और स्थायी संपत्तियां कुछ हैं। तो अब जो काम की बातें हैं वो है 80 नंबर एग्जाम्पल के आगे पॉइंट नंबर 1 पे आएंगे। इन्होंने कहा कि बी अवकाश ग्रहण कर रहा है और इसलिए ख्याति का मूल्य 1,50,000 तय किया गया और इसे बहियों में नहीं दिखाया जाएगा। जब बहियों में नहीं दिखाया जाता है तो रिटायरमेंट के केस में हम रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं और हम जो एंट्री करते हैं वो करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ गए? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग रेशियो में होंगे, 1 या 2 जितने भी पार्टनर होंगे, और जो रिटायर हो रहा है उसकी ख्याति में उसका जो हिस्सा होगा उतने से उसे क्रेडिट किया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जस्ट टू रिवाइज यू मैंने इतना ये बताया। तो इसकी यही एंट्री करेंगे, बहियों में नहीं दिखाया जाएगा, यानी कि आप गुडविल अकाउंट कहीं मेंशन नहीं करते हैं, कैपिटल अकाउंट के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, रहतिया 1 लाख का माना गया है। अब थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि रहतिया कितने का था। तो आप देख सकते हैं रहतिया 1,10,000 का था, 1 लाख का माना गया, अर्थात 10,000 का रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कहाँ दिखाया जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप दिखाएंगे कितना? 10,000। ठीक है। अच्छा, बी को भुगतान के लिए ए और सी के द्वारा रोकड़ इस तरह से लाया जाएगा कि उनकी पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात में 3:2 हो जाए। तो इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करते हैं आपको इसकी कैलकुलेशन से मैं अभी आपको बता दूंगा। वैसे मैं इससे पहले कि सोल्यूशन आपको दिखाऊं थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि पॉइंट नंबर 4 को कैसे मैनेज करते हैं। आप जब भी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे कैपिटल्स का, तो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, जिसमें संचितियाँ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वगैरह ये सब होने के बाद, जो भी एडजस्टेड कैपिटल्स आएंगी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ध्यान रखिएगा, ऑल मीन्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, उन सबको जोड़ लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी की कैपिटल जोड़ लेंगे। दरअसल ये जो होगी ये फर्म की न्यू कैपिटल होगी और इस न्यू कैपिटल को क्या करना है? इस न्यू कैपिटल को दरअसल बांट देना है पुराने साझेदारों में, बचे हुए साझेदारों में। मान लिया जो भी न्यू कैपिटल आएगी और उसमें बी अगर रिटायर हो रहे हैं तो बी के जाने के बाद ए और सी का जो भी रेशियो बचा, इन्होंने दे रखा है कि 3:2,
तो जो भी आपने A प्लस बी प्लस सी की कैपिटल निकाली उसको 3:2 में बांट देना है। तो ये पता चल जाएगा कि A की न्यू कैपिटल कितनी है 3/5 न्यू कैपिटल का, और C की 2/5। तो जो भी कैपिटल आएगी उसमें जितने भी कमी इनकी एडजस्टेड कैपिटल, मान लिया किसी पार्टनर की A की एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 40,000 और इनकी न्यू कैपिटल होनी चाहिए 50,000, तो ये 10,000 ले आएंगे। अगर इसका उल्टा होता तो ये 10,000 निकाल ले जाते। तो इसको हम अभी जानेंगे। फ़िलहाल मैंने इसका ट्रीटमेंट आपको बताने की कोशिश की है। कहा आपसे ये गया है क्वेश्चन में कि नए फर्म की आर्थिक चिट्ठी में ख्याति व संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को नहीं दिखाया गया। तो ख्याति को नहीं दिखाया गया, दूसरा संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को नहीं दिखाया गया। तो अब ज़रा सा समझिएगा कि जब संयुक्त बीमा पॉलिसी को नहीं दिखाया गया तो इसका मतलब किया क्या गया होगा। इसका मतलब ये है कि जो बीमा पॉलिसी है इसको सरेंडर कर दिया गया होगा। ओके, और सरेंडर वैल्यू 40,000 थी। तो चलिए मैं आपको इसकी एंट्री दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एंट्री की गई है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप देख सकते हैं JLP अकाउंट लिखा हुआ है, और ये A को डेबिट किया गया है 24,000 से और C को डेबिट किया गया है 16,000 से। इधर आप देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 20,000, 12,000 और 8,000 इस अनुपात में बांटा गया है। अब आप कहेंगे कि ये हुआ कैसे, क्या है ये, समझना ज़रा। जिस डेट को पार्टनर रिटायर हो रहा है उस डेट को सरेंडर वैल्यू कितनी है 40,000। इसका मतलब ये है कि अगर ये पॉलिसी ख़त्म की जाए तो 40,000 इसकी वैल्यू होगी। तो ऐसा मान के कि हमने इसको सरेंडर कर लिया, हमने इसे ख़त्म कर दिया। एंट्री क्या होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इनके ओल्ड रेशियो में इसे बांट दिया गया। जैसे कि हम गुडविल अकाउंट खोलते थे, अगर आप समझें, गुडविल अकाउंट खोलते थे और ये सारे पार्टनर्स में बांटा जाता था, फिर बचे हुए पार्टनर्स में गुडविल अकाउंट इधर टू गुडविल करके लिखा जाता था। ये ठीक वही ट्रीटमेंट है। आपने पहले तीनों पार्टनर्स में अमाउंट क्रेडिट की है पुराने रेशियो में, फिर बचे हुए पार्टनर्स के पूंजी खातों में आपने यही 40,000 बांट दिए हैं। तो ये इनका अनुपात 3:2 में बांट दिया है। बात समझ में आ रही है। तो ये एंट्री क्या हुई है, ये एंट्री हुई है JLP अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, इधर इसका लिखा हुआ, और दूसरा क्या हुआ, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू JLP अकाउंट, ये एंट्री हुई है। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया इसका लेखा JLP का। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको पूरा बता देते हैं। सबसे पहले देखिए जो रिवैल्यूएशन हुआ है फिक्स्ड एसेट्स का, फिक्स्ड एसेट के बारे में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि स्थायी संपत्तियों का मूल्य 3 लाख लगाया गया था। स्थायी संपत्तियों का मूल्य था कितना, 2,50,000। तो ये रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन पे इंक्रीज़ हुआ है, एप्रिसिएशन हुआ है। तो इसको कर देंगे हम। सबसे पहले एंट्री आपने क्या करी है, देखिए फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, फिर रिवैल्यूएशन में जो जिन जिन एसेट्स की कमी हुई है उसमें रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, अब ये एक साथ एंट्री कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है 50,000 से, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया है 10,000 से, तो बचे कितने 40,000। इस 40,000 को A, B, C में बांट दिया है 5:3:2 में। आप चाहें तो पहले अलग अलग एंट्री करते, अगर आप करते, मान लिया ये पहली एंट्री तो हो गई 50,000 से, दूसरी एंट्री होती केवल इतनी, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक कितना 10,000 से, 10,000 से स्टॉक घटा है तो 10,000 से होता। तो अभी यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ 50 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता 10,000 से, तो 40,000 से फिर से डेबिट करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू दिस। तो वो इन्होंने कंबाइन एंट्री कर दी है। फिर उसके बाद में इन्होंने गुडविल की एंट्री की है। मैं आपको बता रहा था कि जो गुडविल है उसमें 3 अनुपात जो इनका गेनिंग रेशियो होगा उसमें बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो इसमें निकालना पड़ेगा। गेनिंग रेशियो इनका निकला है कितना, 1:2। और ये कैसे निकला है इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ओल्ड फार्मूले, ओल्ड शेयर दिए गए हैं, न्यू शेयर इन्होंने 3:2 बता ही रखा है। मेरे ख्याल से गेनिंग रेशियो सभी बच्चे निकालने की स्थिति में होंगे। आप यहाँ से देख लीजिए, पुराना अनुपात नया अनुपात कैलकुलेशंस हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा आपको ये बताऊँ कि कैलकुलेशन से क्या है। और ख्याति का बंटवारा भी यहाँ नीचे दिया गया है जो मैं अभी बोल चुका हूँ, ठीक है। तो अगर किसी को कोई समस्या होती है तो एक अलग बात है, मैं बता दूँगा।
अभी आपको जनरल एंट्री समझनी थी, तो जनरल एंट्री में सबसे पहले आपने ये एंट्री की है क्या, गुडविल को एडजस्ट करने की। फिर जो सरेंडर वैल्यू थी उससे एंट्री की है, जो हिस्सा था इनका 12,000 और ये एंट्री की है। एक्चुअली ये एंट्री अगर ये एंट्री करेंगे तो ये समझ लीजिए कि जो नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री की गई है वो अलग अलग हो जाएगी। फिर उसमें बी के कैपिटल में लिखा जाएगा बाई एज और बाई सीज कैपिटल, और केवल 4 और 8,000 लिखा जाएगा। जबकि इन्होंने जो उसमें ट्रीटमेंट किया है उसमें उन्होंने 2 एंट्री की हैं एक की जगह, ठीक है। ये वैसे इन्होंने कर दिया है जैसे कि केवल जो पार्टनर रिटायरिंग है, जो जेएलपी की 40,000 की वैल्यू है उसमें उसके हिस्से से 12,000 से ये एंट्री कर दी है। तो अगर ऐसे करना चाहें तो फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट बदल जाएगा। हालांकि प्रभाव 12,000 का ही पड़ा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और सी के खाते 4 और 8,000 से ही एग्जैक्ट डेबिट हुए हैं। इसको कैसे समझना है, देखिए इस सिस्टम में इन्होंने क्या किया कि यहाँ 20,000 से किया है किसको, ए को क्रेडिट, और यहाँ ए को डेबिट कितने से किया, 24,000 से। तो 4,000 से ही तो डेबिट हुआ नेट। इसको यहाँ क्रेडिट कितने से किया है, 8,000 से। इसको डेबिट कितने से किया, 16,000 से। तो ये कितने से हुआ डेबिट, 8 और 16 का डिफरेंस कितना है, 8,000। तो ये 4,000 और 8,000 ही आ रहा है। अगर ये 4,000 8,000 दिखाएंगे तो इधर सब इनमें नहीं आएगा, फिर इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जेएलपी नहीं लिखा जाएगा। तो वो एंट्री उन्होंने गलत कर दी है। अगर ये लेज़र पोस्टिंग करेंगे जो यहाँ दिख रही है तो वो ऊपर जो एंट्री हुई है वो नहीं होगी। एंट्री मैं आपको बता दे रहा हूँ, एंट्री क्या आपको करनी होगी। एंट्री आपको इसकी जगह ये ना करके आपको एंट्री करनी पड़ेगी। सबसे पहले एंट्री करनी होगी जेएलपी अकाउंट डेबिट 40,000 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये इनका जो 5:3:2 था उसमें बांटेंगे, ठीक है। फिर दूसरी एंट्री करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू जेएलपी, ठीक है। और ये केवल बचे हुए पार्टनर्स में 3:2 में करेंगे। ये 2 एंट्री करेंगे तभी जो खाते में पोस्टिंग दिखाई गई है वो कर पाएंगे। वैसे तरीका ये बेस्ट होता है। तो ये करेंगे तो इसकी लेजर पोस्टिंग आप इसके आधार पे कर दीजिए। जैसे बी का खाता क्रेडिट हुआ है तो बी के खाते की क्रेडिट में जाएंगे और क्या लिखेंगे, बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। कैसे, बी के खाते के क्रेडिट में यहाँ जाते और क्या लिखते, बाई एज कैपिटल बाई सीज कैपिटल। जैसे ये लिखा है वैसे ही ये गुडविल का ट्रीटमेंट किया है, ठीक है। जेएलपी का ट्रीटमेंट भी वैसे ही कर सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। लेकिन एक ही जो एंट्री करेंगे जनरल की वही वहाँ भी कर पाएंगे, ओके। तो ये हो गया। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। रिज़र्व जो थी उसको बांट दिया है। फिर उसके बाद में जो शॉर्टेज थी ए और सी की वो ले कर के आए हैं, पेमेंट ब्रॉट बाय ए एंड सी, और बी का भुगतान कर दिया गया है। तो कितना ले कर के आएंगे ए और बी, ये रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत सिंपल है, आप समझ ही चुके होंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितना ए और बी लेकर के आएंगे, ये 54 और 1,24,000, ये कैसे आएगा। इसके लिए कैपिटल का कैलकुलेशन देखिए। ख्याति का विभाजन 1,50,000 था, ख्यात कितना था, 1,50,000। तो उसमें अवकाश ग्रहण करने वाले की ख्याति 3/10 थी, 45,000। पुराना अनुपात 5:3:2 था, नया 3:2 है। तो ए का लाभ प्राप्त निकाल लिया, सी का निकाल लिया, और इन दोनों के अनुपात कितने हो गए, 1:2। इसी में गुडविल को बांटेंगे, ठीक है। तो कुल मिला करके 1:2 में 45,000 जो शेयर था उसका बांट दिया गया। समर्पण मूल्य का भी कैलकुलेशन उन्होंने दिखाया है, 40,000 था, जिसे 5/10 इनका हिस्सा 20,000 होता है। इस 20,000 को बी और सी, मतलब बी का हिस्सा और सी का हिस्सा निकाल दिया तीनों का, और फिर इन तीनों को अपलेखन जब किया तो ये 40,000 थे, इनको नए रेशो में यहाँ पे ऐसे बांट दिया। तो ये कैलकुलेशन उसी हिसाब से की है इन्होंने, जो कि इन्होंने लेज़र में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया है। तो इसीलिए मैंने इसकी एंट्री भी बता दी है। ऐसे ही इन्हीं अमाउंट के साथ एंट्री करेंगे। पहली एंट्री 20, 12 और 8,000 से होगी,
दूसरी एंट्री जो मैंने अभी बताई थी वो 24 और 16,000 से होगी। अब आपको समझना है कि कैसे पूंजी निकालते हैं। तो पूंजी निकालने में आप समझ लीजिए कि जो इनकी पूंजी के बैलेंसेस थे वो 2,20,000, और ये इन्होंने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया है। समायोजन के बाद एक ही पूंजी कितनी आएगी, जो कुछ भी कैलकुलेट हुआ है वो 2,16,000 ये दिखा रहे हैं। अगर आप इसमें दो पार्ट में इसे बना लें, जैसे इन्होंने एक ही पार्ट में बनाया है, अगर आप ये एंट्रीज ना करें ये वाली अभी, ठीक है, तो आप इधर का टोटल कीजिए, जो भी यहाँ टोटल आए इधर बैलेंसिंग कर दीजिए, तो आपकी ये उतनी ही कैपिटल आ जाएगी जितना कि इन्होंने नीचे कैलकुलेट करके दिखाया है। अब ये करने में दोबारा पूरा सब करना पड़ा, ओपनिंग बैलेंस प्लस रिज़र्व में जो मिला प्लस जहाँ जहाँ जो जो मिला, और जो जो इनका लॉस हुआ, जो जो डेबिट साइड में आया वो घटाया है, तो ये इनका कुल मिला के 2,16,000 इनकी एडजस्टेड कैपिटल आ रही है। ठीक है, सी की पूंजी 56,000 आ रही है, बी की पूंजी कितनी 4,50,000 नज़र आ रही है। तो अगर आपको निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों की पूंजी जोड़ लेंगे। ठीक है, सॉरी 4,50,000 ये आ रही है कुल पूंजी, ये तो 1,78,000 आ रही थी बी की पूंजी। तीनों की एडजस्टेड पूंजियाँ जोड़ लेंगे 4,50,000, और इसको नए अनुपात 3:2 में बांट देंगे बस। ठीक है, बांट दिया तो जैसे 2,70,000 इनका आ रहा है, इनका 1,80,000 आ रहा है, तो 2,70,000 मान लिया आ रहा है ए का, और ए की समायोजन की पूंजी कितनी है 2,16,000, तो 2,80,000 चाहिए और 2,16,000 है, तो माइनस करके यानी कि जितना भी डिफरेंस हुआ उतना ये लेकर के आएंगे। बस सीधी सी बात है। तो अगर आप ऐसे निकाल लें तो आपको दो पार्ट में नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन ये सब अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। अगर आप दो पार्ट में बना लेते हैं तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा, उसी खाते से आपको ये अमाउंट मिल जाएंगे और उनको बस जोड़ लीजिए, सीधे नई कैपिटल निकाल लीजिए, उसको 3:2 में बांट दीजिए। तो ये एक सवाल है जिसे आपको अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। इसी के आधार पे आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, मैं आपको अभी होमवर्क में बताता हूँ। फ़िलहाल इसे बहुत अच्छे से ध्यान से समझें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में